Hello dear students, I Sudiksha welcome all of you to Civil Staff Teaching Exam. So, आगे बढ़ाते हैं अपनी PYQs की सीरीज को, राइट? तो PYQs जो कि हम HP टेट के डिस्कस कर रहे थे, वी हैव डिस्कस द पेपर ऑफ 2025 नवंबर, उसके बाद हमने जून का पेपर डिस्कस किया। आज हमने 2024 का पेपर जो है वो डिस्कस करना है फॉर द बायोलॉजी सेक्शन, ठीक है। अब ये जो पेपर है दिस हैज अकर्ड इन नवंबर में जो आपका एग्जाम हुआ था 2024 में, उसके क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। अब यहाँ आप देखो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया है ना। दैट मीन्स इफ यू हैव रिवाइज द एनसीईआरटी होल हार्टेडली, अगर आपने एनसीईआरटी को रिवाइज किया है ना, तो आप टेट का पेपर तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब गोल्जी एपरेटस की बात हो रही है, विच इज एन ऑर्गेनली। ये ऑर्गेनली जो है किसकी फॉर्मेशन करती है? सो गोल्जी ऑपरेटस से एक मॉडिफाइड वेसिकल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, एंड द मॉडिफाइड वेसिकल्स आर लाइसोसोम्स, राइट। तो लाइसोसोम आपका जो है वो आंसर रहने वाला है। थोड़ा सा और जानते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। देखिए, गोल्जी एपरेटस की जब भी बात होगी आपने तीन वर्ड्स जो है वो याद रखने, ठीक है। पहला वर्ड आपका आता है प्रोसेसिंग, यानी कि ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, कुछ ऐसे प्रोसेस करेगा जिससे मॉडिफाइड वेसिकल्स जो है वो फॉर्म होंगे। पैकेजिंग का काम करेगा, उनको पैक करके ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नहीं कह सकते हम, पैकेजिंग। तो उनको पैक करना, मॉडिफाई करना, ये सारे काम जो है वो गोल्जी एपरेटस में होंगे। इसी के साथ साथ सिक्रेटरी ऑर्गेनली की तरह भी ये एक्ट करता है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, सिक्रेटरी वेसिकल्स को फॉर्म कर रहा है, क्लियर, ठीक है। इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखिए। जो गोल्जी वेसिकल है वहां से आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बट ऑफ होते हुए दिखाई देंगे, क्लियर। और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो क्या है, बेसिकली दे आर द लाइसोसोम्स। देन ये जो वेसिकल्स हैं ये आपके मॉडिफाइड लाइसोसोम्स जो है वो फॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स की बात करें तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली है, इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट रहेंगी। इसी के साथ साथ इसमें आपको प्रोकैरियोटिक फीचर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक फीचर्स? जो इन्हों का न्यूक्लियस रहने वाला है ना, उसमें जो राइबोसोम्स होंगे 70S के राइबोसोम्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स क्या होती है? पेरोक्सिसोम्स जो है बेसिकली एक मॉडिफाइड टाइप की ऑर्गेनली है जिसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन। तो पेरोक्सिसोम जब भी आएगा तो डिटॉक्सिफिकेशन वाली जो आपकी ऑप्शन है वो आपका सही जवाब रहने वाला है, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस के साथ और जो बाकी के ऑप्शंस में दिया होता वो भी आपको मैंने साथ साथ यही इसी क्वेश्चन में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। This question says the flexibility in the plant is due to the presence of। अब प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है, किसकी वजह से? ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी? कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर एरेन्काइमा, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट मीन्स टिश्यू क्या होगा, लिविंग होगा, राइट, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होगा। तो लिविंग होने के साथ साथ हार्ड, ताकि वो थोड़ी सी यानी कि कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करे। कौन सा टिश्यू होता है? ऐसा टिश्यू होता है आपका कॉलेनकाइमा। तो प्लांट्स में आपको कॉलेनकाइमा मिलेगा जो आपके प्लांट को क्या बना रहा है, फ्लेक्सिबल बना रहा है, ठीक है। पैरेन्काइमा तो टोटली लिविंग टिश्यू होता है, बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें ये होता है डेड टिश्यू। अब डेड है तो ये एकदम हार्डन मटेरियल की तरह जो है वो यहाँ पे प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एरेन्काइमा कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं जो कि बुएंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी कि एयर कैविटीज इनमें प्रेजेंट होती हैं और ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, बुएंसी प्रोवाइड करवाते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जो है वो रहने वाला है, ठीक है। इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैंने समझा दी है, एक बार आप थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। This is your next question. Husk of the cotton is made up of। अब जो कॉटन नहीं, कोकोनट। जो कोकोनट होता है उसका जो हस्क है, आउटर हस्क है ना, वो किस चीज का बना हुआ है, कौन से टिश्यू का बना हुआ है? पैरेन्काइमा का बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा का, कॉलेनकाइमेटस टिश्यू का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अब हस्क कैसा है, हार्ड है।
अब हार्ट के लिए मैंने क्या बताया आपको कि वो कैसे टिश्यू का बना होगा, जो कि डेड टिश्यू है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज क्लेरेंकामाइटस टिश्यू। दिस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ठीक है, साथ ही साथ देखिए क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में, ये जो मीजोकार्प है, ठीक है, द आउटर मोस्ट पार्ट विच इज हस्क, दिस इज फॉर्म्ड ऑफ क्लेरेंकामाइटस टिश्यू। तो मीजोकार्प भी आपने याद रखना है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। फाइबर्स जो है वो क्या होते हैं, थिक्ड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, इसी वजह से क्लेरेंकामाइटस टिश्यू जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है, दे मेक द हस्क हार्ड, टफ एंड रेजिस्टेंट टू द डिके। इसी के साथ साथ पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा की बात अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करी, तो वो सॉफ्ट टिश्यू की कैटेगरी में जो है वो आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकैरियन का क्या मतलब है। यहां पर चार ऑप्शन दी हुई है। पहली ऑप्शन कह रही है 2 न्यूक्लियाई पर सेल, दूसरा 2 न्यूक्लियोइड पर सेल, 2 न्यूक्लियोलस पर सेल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब ये वर्ड यहां पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। सिर्फ ये वर्ड जो है यहां पर चेंज हो रहा है। अब न्यूक्लियाई का मतलब तो डायरेक्टली क्या है कि एक सेल है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, राइट। न्यूक्लियोइड का क्या मतलब है, न्यूक्लियोइड एक डार्क कलर का पार्ट होता है जो कि न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलता है। न्यूक्लियोलस वो रीजन होता है जहां पर राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए या फिर कोई भी तरीके का आरएनए जो है वो वहां पे एक्यूमुलेटेड जो है वो पड़ा है, यानी कि साइट जहां पे आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, राइट। ठीक है, तो यहां आपको डाइकैरियन स्टेज पूछी गई है, तो ये डायरेक्टली न्यूक्लियस से रिलेटेड है। व्हाट विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर है। क्लियर। ठीक है, बाकी के वर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। न्यूक्लियोइड जो है दैट इज डीएनए कंटेनिंग रीजन, डार्क कलर का रीजन जो है वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोलस जो है वो स्ट्रक्चर है जहां पर आरएनए सिंथेसिस जो है वो होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ओके इसके साथ देखो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ये जो डाइकैरियन स्टेज पूछी गई है ना, सेलुलर कंडीशन जिसमें एक ही सेल है और 2 न्यूक्लियाई आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपको एस्कोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज की फंगस में और साथ ही साथ सीरोमाइसिटीज की फंगस में देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट इज। अब ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज जो है वो क्या रहेगा। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, राइट। इसके साथ साथ इन्हों की लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है, दैट मींस जो इनका डोमिनेंट फेज है वो कैसा रहेगा, दैट विल बी हैप्लॉइड मेजरली, और वो क्या होता है, दैट इज गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट फेज इन देयर लाइफ साइकिल। क्लियर। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होने के साथ साथ गेमेटोफाइट इज द डोमिनेंट इन देयर लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा इज प्रेजेंट इन। अब माइकोराइजा कैसी एसोसिएशन है पहले तो वो सोचिए, ठीक है। उसके बाद कम टू द कंक्लूजन कि इसमें से सही आंसर जो है वो क्या है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। साइकस, सिड्रस, पाइनस या फिर एफिड्रा, इनमें से कौन सा जो है वो सही जवाब रहने वाला है। ठीक है, अब देखो माइकोराइजा की हम बात करते हैं, तो माइकोराइजा एक ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना, जिसमें आपका आ जाएगा फंगस, और फंगस किसके साथ एसोसिएटेड है, दे आर एसोसिएटेड विद प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड रहता है, राइट। तभी माइकोराइजा जो है एक एसोसिएशन यहां बनेगा। तो कौन सा प्लांट है जिसमें ये देखने को मिलेगा, दैट इज पाइनस। बाकियों में जो एसोसिएशन है वो एल्गी के साथ है, कोरॉइड रूट्स जो है वो फॉर्म होती है, लेकिन माइकोराइजा जो है वो किसका एग्जाम्पल है, दैट इज फॉर द पाइनस। क्लियर। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। सेड्रस और पेड्रा की तो बात एनसीईआरटी में करी नहीं गई है, साइकस की बात जरूर करी गई है, लेकिन साइकस में आपको कॉरोनॉइड रूट्स जो है वो देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ जाती है एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसका एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। ये तो अभी हमने डिस्कस किया, आरएनए सिंथेसिस की साइट कौन सी रहने वाली है, दैट इज
न्यूक्लियोलस। तो एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस में ही देखने को मिलेगा, और वही क्या है आपकी आरएनए सिंथेसिस की साइट जो है यहां पर रहेगी। इजी वन ना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन। अब प्रोटीन में कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं आपने? हाँ, 16, 18, 20 या फिर 14। सो देयर आर ओनली एंड ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। 20 तरीके के अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड में साइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, आर ग्रुप कहते हैं हम जिन्हें। कॉमन रहने वाला है जो पार्ट है, ज्विटराइन का पार्ट होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये जो आर ग्रुप्स हैं, ये जो साइड चेन्स हैं, ये चेंज होती रहती हैं। तो इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आ गया आपका ज्विटराइन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ ज्विटराइन। ज्विटराइन का स्ट्रक्चर क्या है इन चारों में से? ये आपकी फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज योर सेकंड ऑप्शन, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ। अब ज्विटराइन ढूंढना है ना, तो ज्विटराइन ढूंढने के लिए आपको देखना है यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढो जो पॉजिटिव भी हो, जिसके पास नेगेटिव एंड भी हो, जो कैटाइन की तरह भी एक्ट करे और उसी टाइम पे एनाइन की तरह भी एक्ट करे, राइट? ठीक है, तो ऑप्शन बी देखो जरा, यहाँ पे दिस इज द पॉजिटिव ग्रुप विच इज द अमाइन ग्रुप, है ना, एंड दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप जो यहाँ पे नेगेटिव ग्रुप है। तो ये जो आपका ग्रुप है ये क्या हो जाएगा? दिस इज नोन एज ज्विटराइन। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, एंजाइम्स दैट कैटलाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स आर कॉल्ड। ठीक है, अब दो कंपाउंड्स को आप जोड़ रहे हो, उसके लिए कौन सा एंजाइम आप यूज करोगे? बायोटेक्नोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा, और जो आपका दैट डीएनए एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसमें भी आपने ये जरूर करा होगा, है ना। कौन सा एंजाइम होता है? दैट इज लाइगेस, ऑप्शन डी, लाइगेस इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो लाइगेसेस जो है वो ऐसे एंजाइम है जो कैटालाइज करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं टू मॉलिक्यूल्स को बाय मेकिंग अ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कौन सा केमिकल बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन ग्रुप ही है जो वहां पे ज्वाइन होता है। ठीक है, so they play a very crucial role in DNA replication as well as DNA repair and DNA synthesis। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ, the replication of the DNA occurs during, अब बताइए, सेल डिवीजन वाले चैप्टर का क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। क्या पूछा है? डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है? तो आपका एस फेज है जो दैट सिग्निफाइज द डीएनए रेप्लिकेशन, जहां पर डीएनए क्या हो जाएगा? उसका कंटेंट डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर दैट रिमेन्स सेम। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस सेशंस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया पीवाईक्यूज में, और ये यहां पर भी पूछा गया है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ द मियोसिस वन। मियोसिस वन की कौन सी स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है? अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता क्या है? सबसे पहले तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक क्रोमोसोम सेम शेप और साइज का जो फादर से आया है, और सेम उसी शेप एंड साइज का क्रोमोसोम जो मदर से आया है। ये दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में ग्लू हो जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनता है इनके बीच, उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और ये स्टेज आपको कब देखने को मिलेगी? दिस अकर्स इन द जाइगोटीन स्टेज। ओके, जाइगोटीन स्टेज में जो है ना आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज फॉर्म्ड हियर। क्लियर? अब बाकी के स्टेजेस की भी बात करेंगे। पैचिटीन की बात करें, अगर पैचिटीन की बात करें तो पैचिटीन जो है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, लिप्टोटीन में तो देखो सिंपल थिन थ्रेड की फॉर्म में जो है वो क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं, नॉट सो विजिबल, इवन थ्रेड की फॉर्म में रैंडमली जो है वो अलाइंड होते हैं।
जाइगोटीन मैंने आपको बताया होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है विच इज नोन एज साइनेप्सिस, बाइवेलेंस फॉर्म होते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होता है। अब उसी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म होने के कारण जो आपका पैचिटीन है वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जो कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होती है वो आपकी पैचिटीन में होगी। देन डिप्लोटीन, डिप्लोटीन इज अ स्टेज जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, होना शुरू हो जाते हैं, और कैजमेटा जो है वो यहाँ पर विजिबल होता है। तो इंटरकनेक्टेड होती है ये स्टेज, जहां पे एक स्टेज खत्म हो रही है वहां से दूसरी स्टेज जो है वो शुरू हो जाएगी। तो कुछ कॉमन चीजें जो है यहाँ पर वो रहने वाली, क्लियर। लेकिन ये कीवर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। अब पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा अबंडेंट पिगमेंट जो है वो कौन सा है, दैट इज क्लोरोफिल ए। ये भी आपका PYQ का क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। सारे ही कंसेप्ट रिपीटेड होते हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली बार बार रिपीट हो रहे हैं, ओके। तो क्लोरोफिल ए दैट इज द मोस्ट अबंडेंट, जिसे हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो भी कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। काम क्या है इसका, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है लाइट एनर्जी कन्वर्जन्स में। बाकी जो आपका क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है या कैरोटिनॉइड्स है, दीज आर कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ असेसरी पिगमेंट्स। इनको हम कहते हैं असेसरी पिगमेंट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट CO2 कंपाउंडिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग कंपाउंडिंग है, जो प्रोडक्ट है कैल्विन साइकिल का, वो पहला प्रोडक्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अगेन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रिपीट ये क्वेश्चन होता है बार बार, ठीक है। ATP ऑप्शन दिया हुआ है, PGA दिया हुआ है, OAA दिया हुआ है, एंड तक जो है वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो कैल्विन साइकिल आप देखोगे उसमें जो फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो क्या है, आपका PGA का मॉलिक्यूल। होता क्या है कैल्विन साइकिल में, जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, कैसे होता है फिक्सेशन, जो राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है, RUBP है ना, ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये एक अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड है 6 कार्बन कंपाउंड जो यहां पर फॉर्म होता है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टू द पायरुविक एसिड इज कॉल्ड। अब बताइए, ये जो पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोलिसिस, राइट। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन भी हम कहते हैं। और इसमें एज द प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं, 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये भी आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन PYQ में आपको देखने को मिलेगा इन सम अपकमिंग एग्जाम्स, अपकमिंग पेपर्स जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। रिपीटेड है ये भी। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है फैट का पूछा गया है यहाँ पे, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या रहेगा। अब फैट एक हैवी मॉलिक्यूल है, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट की ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो फिर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किस में चला जाएगा, लेस देन 1 की कैटेगरी में, ठीक है। तो ऑप्शन में यहां पे लिखा हुआ है लेस देन 1, तो ऑप्शन ए जो कि आपका बिल्कुल सही रहेगा, लेस देन 1। बाकी की अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो कार्बोहाइड्रेट्स को तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उतनी ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो वहां पे आ जाता है 1। क्लियर। फैट के लिए इट विल बी यूजुअली लेस देन 1 एंड वो भी कहां पे 0.7 के अराउंड जो है वो रहता है। अब प्रोटीन्स के लिए होता है 0.8 तक, 0.8 या 0.9 तक चला जाएगा, बट 8 इज मोर प्रेफर्ड हियर, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच हार्मोन प्रमोट्स द पेटियोल इलॉन्गेशन इन द डीप वाटर राइस प्लांट्स। अब यहां पर
हार्मोन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डीप वाटर में राइस प्लांट की बात हो रही है और पिटियोल की एलोंगेशन जो है वो आपने करवानी है। पिटियोल कौन सा पार्ट होता है? वो पार्ट जहां से लीफ जो है दैट इज अटैच्ड, है ना। इस पार्ट का इलोंगेशन अगर आप करवाना चाहते हो तो यहाँ पे जो हार्मोन है विच इज फंक्शनल हियर दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ये काम कर सकता है। क्लियर? सो डीप वाटर राइस प्लांट्स जो हैं उनमें ये जो इंटरनोड वाला पार्ट है, पेटियोल वाला पार्ट है, इट हेल्प्स इन द सबमर्जेंस, ताकि वो डीप वाटर में भी जो है प्लांट सरवाइव करे, राइट, सबमर्ज रहे पानी में। और यहां पर इथाइलिन जो है दैट इज एक्यूमुलेटेड अंडर द सबमर्ज कंडीशन। तो जहां पे भी सबमर्ज कंडीशन है, वाटर स्टैंडिंग वाटर वाली कंडीशन है, वहां पे जो सेल इलोंगेशन हो रहा है दैट इज ड्यू टू इथाइलिन, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इथाइलिन की एक्यूमुलेशन क्या हो जाती है? फेवर्ड हो जाती है। ओके, so this is your right answer here. Next question, the innermost wall layer of the microsporangium is. चलिए माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में इनर मोस्ट जो लेयर है वो आपने बतानी है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम की, इनर मोस्ट लेयर वो लेयर होगी जहां पे पॉलन ग्रेन्स डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में है। अगर पॉलन ग्रेन्स उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है दैट मींस वो लेयर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है, राइट। और न्यूट्रिटिव लेयर यहां पर ऑप्शन में आपको एक ही दिख रही होगी दैट इज टेपेटम, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है यहाँ पे रहेगा। दिस इज द मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर जो कि प्रोवाइड करवा रही है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट देखिए, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ, किस चीज की अकरेंस को जो है ये बता रहा है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन या फिर न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन द लीव्स, ये एक्सपेरिमेंट भी आप करते होंगे। अब लीफ में स्टार्च है या नहीं है, यानी कि ग्लूकोज की बात हो रही है, तो ये हमें डायरेक्टली पता चलता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जहां से ग्लूकोज या स्टार्च का फॉर्मेशन जो है वो प्लांट में होगा, राइट। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन द फॉर्म ऑफ एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स in CO2 from the air in the photosynthesis? ठीक है जी। अब गैसियस एक्सचेंज की बात हो रही है, गैस एक्सचेंज की बात हो रही है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली रिलेटेड है स्टोमेटा से। स्टोमेटा पोर लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो वहां डंबल शेप का जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम डायकॉट लीफ की बात करें तो वहां पे जो बीन शेप है उस शेप में जो है आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, राइट। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगेन ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। पिछले पीवाईक्यू में आपको पूछा गया था अबाउट ओजोन डे, है ना, ओजोन डे। जिन्होंने सेशन देखा है, जिन्होंने नहीं देखा, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कि ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है आपने, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे की बात की गई थी कि वर्ल्ड वाटर डे बताइए कब होता है। तो इट टेक्स प्लेस, कब सेलिब्रेट करते हैं हम इसको? 22 मार्च को। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे जो है वो बनाते हैं, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, सस्टेनेबल मैनेजमेंट वाटर रिसोर्सेज का, इन सारी चीजों की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच एरिया इज अंडर द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अब ये आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताना है कि फॉरेस्ट कवर का एरिया जो है वो कितना है, करंट वाला नहीं बताना, ठीक है। तो कितना रहने वाला है? वो रहेगा 21% जो है फॉरेस्ट कवर इंडिया में प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू आर एनसीईआरटी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव्स ऑफ विच प्लांट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अब होम में ही फूड ग्रेन्स स्टोर करके रखे होते हैं, उसमें हमने एक लीफ डाले होते हैं। कौन से लीफ होते हैं? दे आर द नीम लीव्स, है ना, ताकि हम किसी भी तरीके के पेस्ट से उनको जो है वो प्रोटेक्टेड रख सकें।
तो नीम लीफ का यूज जो है वो नेचुरली किया जाता है ताकि पेस्ट इन्फेस्टेशन जो है वो वहां पर ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय। अब ये जो सिट्रस कैंकर डिजीज है ये बताइए कि वायरस के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, या फिर फंजाई और एनिमल्स, किसके कारण ये डिजीज जो है वो होगी? दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज। क्या है ये? बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, सिट्रस कैंकर इज वन ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज जो आपके सिट्रस प्लांट को, जैसे ऑरेंज लेमन हो गया, इनको अफेक्ट करता है। और कौन सा बैक्टीरियम है? पॉजिटिव एजेंट क्या है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ओके, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, इसके कारण जो है ये डिजीज होती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बुक गेट ऑफ एनिमल्स इज रिटन बाय। बड़ी फेमस बुक है, जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं ना लिविंग वर्ल्ड वाला, वहां पे ये पार्ट आता है। एनसीईआरटी में तो नहीं है गिवन, लेकिन एनसीईआरटी में साइंटिस्ट का नाम गिवन है। ठीक है, लेकिन इस बुक का डिस्कशन नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एरिस्टोटल थे जिन्होंने ये बुक जो है वो लिखी है, गेट ऑफ द एनिमल्स। नेक्स्ट देखिए, कॉजेटिव एजेंट हेपेटाइटिस ए का। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस जो है वो होते हैं। ठीक है, ए की बात यहां पर की गई है, कॉजेटिव एजेंट पूछा गया है, एग्जैक्टली स्पीशी नहीं बतानी है, जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल, कि बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, फंगस के कारण, प्रोटोजोन के कारण, या फिर वायरस के कारण। तो क्या रहेगा जवाब? हेपेटाइटिस जो है वो एक वायरल डिजीज है, राइट? वायरस के इन्फेक्शन के कारण जो है ये डिजीज होता है। इसमें लिवर जो है दैट इज बीइंग अफेक्टेड। कैसे फैलता है ये? कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से जो है ये स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा लिवर का, एंड एक क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसी कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sea animal do not have the gills for respiration? अब सी एनिमल तो है लेकिन गिल्स नहीं है, तो रेस्पिरेशन के लिए कुछ और प्रेजेंट है, दैट विल बी लंग्स, है ना? और वो एक मैमल भी है। क्या रहेगा आपका आंसर? दैट इज व्हेल। व्हेल की बात यहां पर हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देन, बाइल जूस का क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, बाइल जूस जो है दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा डीप में बाइल जूसेस को डिस्कस करेंगे। क्लियर? बाइल जूसेस जो है वो इमल्सिफिकेशन करते हैं, है ना, और फैट का डाइजेशन जो है वो करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यानी कि जो लार्ज फैट की ड्रॉपलेट है उसको हमने ब्रेक डाउन करना है इनटू द स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। क्लियर? इट कंटेन्स द बाइल सॉल्ट, इमल्सिफाई करेगा उसको इनटू द स्मॉलर वन। लुक एट द कंसेप्ट कि किस तरीके से जो है ये प्रोसेस होता है। इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो बाइल सॉल्ट हैं, यू हैव टू नेम 2 बाइल सॉल्ट। देयर आर 2 बाइल सॉल्ट, उसका नाम आप जो है वो मुझे बताएंगे। ये बाइल सॉल्ट जो है ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू द स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट। अब ये स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट में जब इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा इनका, दैट मींस यहाँ पे हमने सरफेस एरिया क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो जो लाइपेसेस है, लाइपेसेस एक एंजाइम है जो क्या करता है? इन फैट्स को डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसको एक एक्शन करने के लिए सरफेस एरिया जो है वो मिल गया, है ना? बेटर एक्शन जो है वो यहाँ पर जो है वो हो सकता है। बाइल जो है इट इज सिक्रेटेड बाय लिवर, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, जहां इसका कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है। आफ्टर दैट दीज बाइल सॉल्ट जो हैं इन्हों में आपको किसी भी तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं मिलेंगे। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। बाइल सॉल्ट की बात करें तो एम्फीपैथिक नेचर होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग भी है ये, इसी के साथ साथ हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हीटिंग एंड वो भी इनके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे रिड्यूस द सरफेस टेंशन एंड कन्वर्ट द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द फाइन ड्रॉपलेट्स, जो मैंने अभी आपको बताया भी। इससे एक एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी ताकि ये जो लाइपेसेस है, पैनक्रियाटिक लाइपेसेस है, वो बेटर एक्शन जो है वो कर सके। सो दिस प्रोसेस
of emulsification, it takes place in the duodenum, ठीक है, and it is one of the very very essential step for the digestion. फैट की डाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो रहेगा. फैट डाइजेशन होगी तभी फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो भी यहां पर डाइजेस्ट हो पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट. क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकता? एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत ही लार्ज है, कार्बोहाइड्रेट ही है लेकिन बहुत लार्ज. क्या है वो? दैट इज सेलुलोज. तो सेलुलोज को ह्यूमन बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती. ठीक है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है विच इज फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल. इसीलिए इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो प्रेजेंट ही नहीं है. नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेशन इन द इंसेक्ट अकर बाय. अब इंसेक्ट की बात हो रही है, आर्थ्रोपोडा में पहुंच जाइए. आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पढ़ी है आपने अलग अलग. उसमें आपने क्लास पढ़ी होगी एक इंसेक्टा क्लास. इंसेक्टा क्लास को अगर आप देखेंगे तो वहां पर इंसेक्ट्स के पास एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकियल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, दे आर हैविंग ट्रैकिया यानी कि ट्रैकियल सिस्टम जिसमें एक नेटवर्क ऑफ एयर फिल्ड ट्यूब्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगी. स्पाइरेकल एक ओपनिंग होती है जो आगे एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो बनाती. वो आगे ये जो नेटवर्क है डायरेक्टली सेल्स के साथ क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज जो है वो करता है. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अ जायंट स्क्विरल इज एंडेमिक फौना ऑफ विच प्लेस. विच प्लेस? कौन सी प्लेस का एक एंडेमिक जो है फौना जो है वो रहेगा? बताइए. रीड द 4 ऑप्शंस. ऑप्शन ए कह रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर जो कि आपके वेस्टर्न घाट वाली साइड जो है वो आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व में, या फिर पंचमहारी बायोस्फीयर रिजर्व है, या फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये जो आपकी जायंट स्क्विरल है, इंडियन जायंट स्क्विरल, क्या वेस्टर्न घाट्स में मिलती है. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में मिलती है. तो वेस्टर्न घाट से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, नीलगिरी बायोस्फीयर. दिस इज योर राइट आंसर हियर. कौन से चैप्टर से पूछा गया है ये बायोस्फीयर वाला टॉपिक? किसमें आता है आपका? कंजर्वेशन वाले में, है ना, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन. चलिए, हाँ जी, इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है आपने, रोडोफा इंडिका. दिस इज द साइंटिफिक नेम. एंडेमिक स्पीशी है, वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट्स जो है 12 हॉटस्पॉट्स जो है उसमें से भी एक है. चलिए, नेक्स्ट देखिए. इन ह्यूमंस ईच टेस्टी हैज 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड. क्या कहते हैं उन 250 कंपार्टमेंट्स को? देयर आर पेयर ऑफ टेस्टीज. उन पेयर ऑफ टेस्टीज में 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. उन 250 कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल. ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसे हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल. इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो 250 है, इनमें से एक की अगर मैं बात करूंगी तो इसमें आपको 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो देखने को मिलेंगे. और ये वो साइट है जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो यहां होता है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कॉर्पस लूटियम, अगेन फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर. कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है? तो कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन. पिछले जो आपका इससे पहले वाला पेपर था, है ना, 25 जून वाला, उसमें एलएच और एफएसएच के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे. राइट, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोजेस्टेरॉन का पूछ गया. तो हार्मोन से क्वेश्चन जरूर आता है. हार्मोन से या मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन जो है वो जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाँ, इसके साथ ये भी आपने याद रखना है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो कि एंडोमेट्रियम को क्या करेगा? मेंटेन करके रखेगा ताकि वहां पे एक फर्टिलाइजेशन की साइट जो है वो बन सके. ठीक है जी, तो प्रोजेस्टेरॉन आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी को क्या करता है? सपोर्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हार्मोन कॉजेस स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन. तो पार्चुरेशन के टाइम में जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, दे टेक्स प्लेस बाय व्हिच हार्मोन? दिस इज द हार्मोन जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है.
ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है एंड दिस हार्मोन इज ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन, दो हार्मोन्स ही रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर वाले पिट्यूटरी ग्लैंड से, वसोप्रेसिन जिसे हम एडीएचपी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर आपका ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन का काम क्या है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है यूट्राइन मसल्स में, एंडोमेट्रियम को तो करता ही करता है कॉन्ट्रैक्ट, साथ ही साथ मायोमेट्रियम, एब्डोमिनल मसल्स, सभी में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक्सपल्शन ऑफ द फीटस जो है दैट टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन इंडिया इन द ईयर, किस ईयर में जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था? एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट वाज इनिशिएटेड इन 1951 एडी। ठीक है जी, 1951 एडी में जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। चलिए, दिस इज द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट एम्स, गोल्स एंड एम्स जो लिखे हुए हैं, ठीक है, गो थ्रू देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट जिसने एक हार्मोनल पिल भी बनाया है, सेफ हार्मोनल पिल जिसे हम कहते हैं सहेली। क्या है ये? कंट्रासेप्टिव पिल है, राइट। तो सहेली नाम की जो कंट्रासेप्टिव पिल है विच इज फॉर्म्ड बाय इंडिया ओनली, इंडिया के ड्रग इंस्टीट्यूट ने बनाया है। दिस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन लखनऊ। कहां मिलेगा ये आपको? लखनऊ में। क्लियर? तो एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्टली आपको पेपर में पूछी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, अब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, कंट्रासेप्शन के लिए यूज किए जाते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। कुछ इसमें से हार्मोन बेस्ड हैं, कुछ इसमें से कॉपर बेस्ड है। कॉपर बेस्ड का क्या काम है? ये जो कॉपर बेस्ड आईयूडी होते हैं ना, कॉपर का सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये स्पर्म मोटिलिटी को क्या कर देगा? बिल्कुल स्लो कर देगा, या फिर ये स्पर्म सेल्स की फेगोसाइटोसिस कर देगा। फेगोसाइटोसिस करने का मतलब उनको डैमेज कर देगा। तो यूट्रस को क्रॉस करके दे हैव टू रीच द एम्पुला इस्थमस जंक्शन, जहां पे फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस ना, तो वहां तक तो स्पर्म जो है वो पहुंच ही नहीं पाएंगे ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर आयन। और कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस का एग्जांपल हुआ है आपकी इसमें आएगा, दैट इज मल्टीलोड 375। ठीक है, बाकी आपके जो कंट्रासेप्शन हैं, प्रोजेस्टेट तो हार्मोनल बेस्ड है, लिपिज लूप एंड LNG-20 अगेन दीज आर आल्सो हार्मोन बेस्ड। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट जो आपका रहेगा। हाँ, लिपिज लूप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑल्सो। देखो, लिपिज लूप जो है एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, ये ऐसे शेप की लूप होती है विच इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स जो है आर प्रेजेंट इन द फीमेल हनी बी। ओके, फीमेल हनी बी, अब फीमेल हनी बी में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? दैट मीन्स हम फर्टाइल वन की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मेल जो है वो क्या होंगे? मेल जो है वो हैप्लॉइड होते हैं इन द केस ऑफ द फीमेल बी। सो जो फीमेल्स हैं दे आर हैविंग 32 क्रोमोसोम्स। यस, ठीक है, 32 क्रोमोसोम्स दे आर डिप्लॉयड, ये आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं हम इनकी। देखिए, फीमेल हनी बी जो है, इफ इट इज डूइंग मियोसिस और उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इट वॉज टू एंड हेयर, यहां पे एग्स में एंड आया, ठीक है, हैप्लॉइड, और आगे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और वही एग्स के थ्रू जो है वो डायरेक्टली, यानी कि हैप्लॉइड जो है वो बीज जो है वो बनी। ठीक है, लेकिन यहां पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डिसाइड करेगा कि ये मेल है या फीमेल। ओके, तो नंबर इज डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ द हनी बी। ओके, तो यहां पर जो हैप्लॉइड कंडीशन में आएंगी बीज,
उनको हम क्या कहेंगे, दैट दे आर द मेल हनी बी। सिमिलरली फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में देखिए क्या होगा, यहाँ डिप्लॉयड फीमेल थी, मियोसिस हुई, एग फॉर्म हुआ, एन था यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी स्पर्म आया फ्रॉम द मेल हनी बी और यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट मीन्स डिप्लॉयड कंडीशन आई। उसके बाद बीज जो है यहाँ पे बनी, तो ये ऐसी बीज जो है वो क्या बनाएंगी, फीमेल हनी बीज बनाएंगी। तो इस तरीके से सेक्स जो है वो डिफाइन होता है, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर पे बेस्ड जो है वो सेक्स यहां बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is an autosome linked recessive trait? ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है वो कौन सा है? ऑटोसोम भी है, रिसेसिव भी है, ठीक है। तो इसका टेबल मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से करना है, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगी सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें नॉर्मल शेप जो है रेड ब्लड सेल की विच इज ओवल, लेकिन ओवल से हटके अब ये कैसे बन जाएंगे, सिकल शेप के बन जाएंगे, ये शेप, ठीक है, इस शेप में जो है ये आ जाएंगे। ऑल्दो इट इज वन ऑफ द एडेप्टेशंस, जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना वहां पर ये एडेप्टेशन की तरह एक्ट करता है। एडेप्टेशन की तरह क्यों एक्ट करता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मस्कीटो बाइट होती है, ठीक है। हम मस्कीटो जो है वो आरबीसी को सक ना कर पाए, इस वजह से दे आर ऑफ सिकल शेप। तो वो थोड़ा सा जो फ्लो है ब्लड का उसको क्या करते हैं, पेरिफेरल ब्लड फ्लो से हट जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये एक एडेप्टेशन की तरह भी है और क्रोमोसोम नंबर 11 को ये इफेक्ट करता है। कौन सी चेन को इफेक्ट करेगा, इट विल बी अफेक्टिंग द बीटा ग्लोबुलिन चेन, ठीक है, एचबीबी बीटा ग्लोबुलिन चेन को अफेक्ट करता है। चलो हेमोफीलिया की बात करें, हेमोफीलिया क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल यूप्लॉइडी से जो है वो हो रही है, यानी कि ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम। अगेन ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन डीएनए हैज बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स होते हैं फिर बताइए, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, देयर आर अबाउट 3.3 10 raised to power 9 बेस पेयर्स। तो दीज आर द बेस पेयर्स जो कि आपको देखने को मिलेंगे इन ह्यूमन डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगेन सेंट्रल डोगमा से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेंट्रल डोगमा क्या है, मैंने आपको बताया भी था, डीएनए से अगर डीएनए ही बन रहा है दैट मीन्स रेप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस हियर, ठीक है। इसके बाद डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो यहाँ हो रहा है, राइट। सिमिलरली आरएनए से आगे क्या बनेगा, अल्टीमेटली प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड। तो ये जो प्रोटीन्स बनते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। किसके प्रोसेस से बनेंगे, ट्रांसलेशन के प्रोसेस से बनेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ सेंट्रल डोगमा इज डिफाइंड एंड दिस वाज डिफाइंड बाय whom, फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने जो है ये सेंट्रल डोगमा दिया, ठीक है, बना भी हुआ है यहाँ पे, दिस इज द सेंट्रल डोगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोडोन विच हैज ड्यूल नेचर। अब एक कोडोन हमारा ऐसा है जो कि एक्सेप्शन में आता है जिसके दो काम है। क्या काम है, पहला काम कि ये स्टार्ट कोडोन है ना, AUG, और दूसरा ये स्टार्ट कोडोन होने के साथ साथ कोड कर रहा है मिथेनिन के लिए। मिथेनिन के लिए क्या करता है, ये कोड करता है। दिस इज अ स्टार्ट कोडोन आल्सो एंड इसी के साथ साथ इट कोड्स फॉर मिथ्योनाइन अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब खत्म हुआ था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है दैट वाज फिनिश्ड बाय 2003, राइट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हुआ था। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, बहुत ज्यादा इनिशिएटिव जो है वो लिया था, अलग अलग कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, ठीक है। क्या काम था, क्या मेन गोल था इस प्रोजेक्ट का, दैट वाज टू आइडेंटिफाई एंड मैप ऑल टाइप ऑफ द ह्यूमन जीन्स एंड बेस सीक्वेंसेस।
तो इनको आइडेंटिफाई करना, इनों की लोकेशन फाइंड आउट करना, इनों को लोकेट करना, ये सारा काम किसके, ह्यूमन के जीनोम को। तो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 2003 तक जो है ये खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स हाउ मेनी बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए हेलिक्स। बताइए कितने बेस पेयर्स जो है वो डीएनए हेलिक्स के जो है वो प्रेजेंट होते हैं। गुड क्वेश्चन है ना। न्यूक्लियोसोम कंटेन्स हाउ मेनी बेस पेयर्स। ठीक है, तो रफली हैव टू गिव द नंबर 200 तक जो है बेस पेयर्स जो है वो एक डीएनए हेलिक्स में प्रेजेंट होते हैं। लुक एट द ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन देखिए जरा किस तरीके से रहने वाला है। ये जो 200 बेस पेयर्स हैं अप्रोक्सीमेटली, इसमें से 146 बेस पेयर्स जो हैं वो आपको हिस्टोन ऑक्टामर में कॉइल जो है वो मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लिंकर डीएनए भी होते हैं। लिंकर डीएनए को आप काउंट कर लोगी तो अप्रोक्सीमेटली नंबर विल बिकम अबाउट 200 बेस पेयर्स। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो आपको देखने को मिलेंगे। Next question says the technique of the DNA fingerprinting was initially developed by। DNA fingerprinting एक ऐसी टेक्निक है जो कि सदर्न ब्लॉटिंग पे बेस्ड है। ठीक है, डीएनए की डिटेक्शन करते हैं हम बेसिकली, तो सदर्न ब्लॉटिंग की टेक्निक जो है ये रहेगी। हाँ, इसे डिफाइन किया था सबसे पहले एलेक जेरफ ने। ठीक है जी, सर एलेक जेरफ हैं जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो हमें दिया था, और यहां से ही बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो आगे ओपन अप हुई थी। काफी इश्यूज, पेरेंटल इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे सॉल्व किए जा सकते हैं, क्राइम सीन्स को डिकोड किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनकी बदौलत हमें मिली। कब करा था? 1984 में करा था, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब सदर्न ब्लॉटिंग मैंने आपको बताया, सदर्न ब्लॉटिंग का प्रिंसिपल क्या होता है। सदर्न ब्लॉटिंग यानी कि जो हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है उसकी खासियत ये है कि जो ह्यूमन डीएनए है उसमें से 99.9% डीएनए जो है वो सेम